हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नया एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। पेडागोजी के हवाले से लेक्चर मैं यहाँ पे डिलीवर करूँगा। जैसा कि रिसेंटली पीपीएससी और एफपीएससी के कुछ टेस्ट वगैरह भी आए हैं और इसके अलावा एनटीएस के टेस्ट भी आते रहते हैं, तो उस हवाले से बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो पेडागोजी से रिलेटेड आते हैं, जिनमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो हम इनिशियली पहले कुछ थ्योरीज़ का पढ़ेंगे, जिसमें से एक थ्योरी हम आज पढ़ेंगे जो कि जीन्स पियाजे की थ्योरी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको हम स्टडी करेंगे। तो आप इसको एंड तक देखिए। अगर आपने इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। शुक्रिया। चलें हम चलते हैं आज के हम टॉपिक के ऊपर। जी, हमारा टॉपिक है पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें जो पियाजे था, ये स्विस जो था, एक साइकोलॉजिस्ट था। इसके अलावा ये बायोलॉजिस्ट भी था और एक फ़िलासफ़र भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसने बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी दी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर हम बहुत सारी बुक्स से भी कंसल्ट करें एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनमें से जो पियाजे की थ्योरी है ये फंडामेंटल है। तो इसको अंडरस्टैंड करके ही हम बाकी थ्योरीज को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर बात करते हैं। कॉग्निटिव का जो बेसिकली मीनिंग है, जो वर्ड कॉग्निटिव है, दैट शोज़ कि हम किसी चीज़ को सीखने के प्रोसेस में हैं, मतलब इल्म हासिल करने के लिए, आगाही हासिल करने के लिए। तो जो वर्ड यूज़ करते हैं वो कॉग्निटिव है। या फिर हम इसको अगर हम क्योंकि ये बच्चों के हवाले से एक डेवलपमेंट थ्योरी है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि बच्चों की जो मेंटल स्किल्स हैं, जो उनका प्रोसेस है जानने का, उसको हम कॉग्निटिव कहते हैं। तो डेवलपमेंट के बारे में जो पियाजे एक स्टेटमेंट देता है कि पियाजे थ्योरी टेल्स अबाउट द क्वालिटेटिव चेंजेस दैट टेक प्लेस इन चिल्ड्रंस थिंकिंग एज ए मूव फ्राम इन्फेंसी टू लेट एडोलसेंस। तो पियाजे ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द टाइम, मीन्स कि बच्चा जब पैदा होता है और उसके बाद वो उस टाइम गुजरने के साथ साथ उसमें जो है वो मैच्योरनेस आना शुरू होती है। तो वो जो पियाजे है इसको स्टेजेस में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये बता रहा है कि बच्चे के पैदा होने से लेके उसकी जवानी तक का जो प्रोसेस होता है, जो ड्यूरेशन होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कि जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकता है। लेकिन वो तभी लर्न कर सकता है जब उसको पढ़ाने वाला ये सारी चीज़ें या बच्चों की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सके। तो उस साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए आज हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो पियाजे ये कहता है कि हर बच्चे के अंदर ना क्वालिटीज़ होती हैं चीज़ों को सीखने के लिए। ये अगर हम देखें तो ये बर्थ से लेकर ना अबाउट 15 ईयर्स तक ये सारी थ्योरी जो है, जो इसकी जो 4 स्टेजेस हैं, 14 और 15 ईयर्स तक। तो पियाजे ये कहता है कि हर बच्चा जो पैदा होता है उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए फिर वो किस मेथड के थ्रू बेहतर लर्न कर सकता है और किस मेथड के थ्रू वो बेहतर डिलीवर कर सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है, कहता है कि पियाजे थ्योरी टेल्स अस अबाउट द चाइल्ड इज बोर्न विद अ मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मीन्स कि उसका ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ होता है। तो उसके बाद ये है कि वो जब ग्रो करता है तो उसकी ग्रोथ के साथ साथ उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम फर्दर इसकी बात करेंगे। ये 4 स्टेजेस जो हैं वो पियाजे ने दी हैं, इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे। तो पियाजे जो है वो बच्चों के बारे में वर्ड यूज़ करता है। वो कहता है कि बच्चे जो हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, मींस कि ये हर वक्त जो है वो तजर्बात करने की कोशिश करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें शक करने की एबिलिटी होती है। उसके बाद वो जो भी चीज़ हाथ में पकड़ता है तो उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है या उसको शक करने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि उसके नेचर के अंदर ये चीज़ डेवलप हो चुकी है कि वो, या फिर उसके जहन में ये चीज़ आ चुकी है कि वो जब शक करता है तो एनर्जी उसको मिलती है और उसके बाद वो हर चीज़ को इसी तरह लेता है कि वो चीज़ जो है वो उसको फ़ायदा पहुंचाएगी।
तो उसके बाद ये है कि ये बच्चे जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव माइंड होते हैं। कंस्ट्रक्टिव माइंड का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी के थ्रू जो है वो सीखते हैं, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्टिव होते हैं, इधर उधर जाते हैं, कोई भी चीज़ को मतलब जो हार्मफुल चीज़ होती है उसको भी हाथ लगा देते हैं, जो हार्मफुल नहीं है उसको भी। तो इस तरह ये बच्चों में ये चीज़ होती है कि ये हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की, उसको सुनने की, उसको परखने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड है कि बच्चे जो हैं वो मतलब बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक अडल्ट एज का जो बच्चा होता है। उसमें क्या होती है कि उसमें थिंकिंग पावर होती है, वो चीज़ों को सोच सकता है। तो सेम इसी तरह जो है वो छोटे बच्चे भी, उसको हम आम बच्चे नहीं ले सकते, हम उसको भी लिटिल साइंस इसीलिए कह रहा है पियाजे कि उनमें भी सेम थिंकिंग एबिलिटी होती है। अब डिफरेंस किस चीज़ का आता है? अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो बच्चों में डिफरेंस इस चीज़ का आता है कि जो छोटा बच्चा है वो जब कोई चीज़ देखता है तो उसके बारे में कोई राय बनाता है, तो उसके बारे में वो सोचता है और वो देखता है कि वो चीज़ की जो है वो शेप कैसी है, वो चीज़ की जो है वो कंस्ट्रक्शन किस तरह की है। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा बच्चा भी ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो है वो अमाउंट और काइंड में जो है वो मेन डिफरेंस होता है। तो अमाउंट इन दोनों की सेम होती है। एक बड़ा बच्चा जो 14-15 साल का है और जो छोटा बच्चा बिल्कुल है इन्फेंसी एज के अंदर है, तो दोनों में जो अमाउंट है सोचने की वो एक जैसी होती है, लेकिन दोनों का काइंड डिफरेंट है। एक जो है वो उसको थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को देखेगा और एक इलॉजिकली देखेगा छोटा बच्चा जो है। तो मेनली अगर देखा जाए तो दोनों की जो थिंकिंग अमाउंट है वो सेम है, लेकिन उनकी जो काइंड है सोचने की वो डिफरेंट है। इसी से रिलेटेड एक MCQ जो अक्सर पूछा भी जाता है, अकॉर्डिंग टू पियाजेज चिल्ड्रन थिंकिंग डिफरेंट इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स देन इन डैश। तो इसमें 3-4 ऑप्शंस हैं, अमाउंट एंड काइंड, साइज़ एंड करेक्शन, काइंड एंड अमाउंट, साइज़ एंड टाइप। तो इसमें कौन से 2 ऑप्शन आ सकते हैं? तो जैसे अभी मैंने बात की है कि बच्चों की जो थिंकिंग पावर है वो अमाउंट में सेम होती है, लेकिन उनकी काइंड डिफरेंट होती है। तो इसके लिए फिर हम कह सकते हैं कि ये जो इसका C ऑप्शन है ये एक्यूरेट होगा। तो C ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मींस के डिफरेंट इन काइंड फ्रॉम अडल्ट्स देन इन अमाउंट। तो अमाउंट में जो है वो सेम होगा, लेकिन उनकी जो काइंड है सोचने की जो सलाहियत है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। अब हम इसकी 4 स्टेजेस को डिस्कस करने से पहले पियाजे की हम इसके कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जो इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस तक जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। तो इसमें सबसे पहले 4 फैक्टर्स में है मैचुरेशन है, एक्सपीरियंस है, सोशल इंटरेक्शन है, इक्विलिब्रेशन है। इसमें सोशल इंटरेक्शन के बारे में पियाजे की ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेनेशंस नहीं है, ये आगे फर्दर हम पढ़ेंगे। विगोस्की इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करता है सोशल इंटरेक्शन को लेके, लेकिन इन केस ऑफ पियाजे ये ज़्यादा जो है वो बिलीव करता है थिंकिंग पावर के ऊपर। मींस के कुछ फ़िलासफ़र ये भी कहते हैं कि बच्चा लैंग्वेज से चीज़ें सीखता है, लेकिन इन पियाजे के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पियाजे कहता है कि पहले थिंकिंग एबिलिटी बेहतर होती है और उसके बाद जो है वो लैंग्वेज को सेकंड ऑप्शन लैंग्वेज को देता है। थिंकिंग पावर या थिंकिंग एबिलिटी को वो ज़्यादा वैल्यू देता है। तो इसमें सबसे पहले मैचुरेशन है। मैचुरेशन अगर हम इसको देखें तो उर्दू में हम कह सकते हैं सलाहियत जो है, हेरिडिटी वर्ड यूज़ किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि विरासत में जो चीज़ मिली होती है। तो या फिर हम इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये किसके बारे में स्टडी है? ये जो विरासत में उसको चीज़ें मिल रही हैं, जो बार बार वो चीज़ें अपने पेरेंट्स से ले रहा है, वो चीज़ें जो हैं वो मैचुरेशन में आएंगी कि ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसको सीखने के लिए उसको बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि अपने ही इन्वायरमेंट के अंदर, अपने ही माहौल के अंदर ये चीज़ें सीख रहा होता है अपने पेरेंट्स से या अपने ब्रदर से या जिससे भी जो इसके सराउंडिंग्स में होते हैं। दूसरी बात आती है एक्सपीरियंस की। तो बच्चा एक्सपीरियंस कैसे करता है? एक्टिविटी के थ्रू। जब भी कोई चीज़ वो देखता है तो वो
मूव करेगा उस ऑब्जेक्ट की तरफ, वो क्रॉल करेगा, वो मूव करेगा, उधर जाएगा, उस चीज़ को पकड़ेगा, होल्ड करेगा, प्रेस करेगा, उसको देखेगा, उसको ऑब्ज़र्व करेगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से उसको आती हैं जब वो एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। सोशल इंटरेक्शन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन पियाजे नहीं कहता। सोशल इंटरेक्शन में अगर हम बात करें तो इसमें एक वर्ड यूज़ करता है वो ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब है कि अगर वो सोशली एक इंटरेक्ट करता भी है तो उसका जो बेसिक मकसद होता है ना, वो अपने आप को जो है वो फोकस करना होता है, ना कि सोशल इंटरेक्शन से वो किसी दूसरे के लिए वो काम करे। इसलिए सोशल इंटरेक्शन की हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे, क्योंकि सोशल इंटरेक्शन को ज़्यादा जो है वो वैल्यू नहीं देता पियाजे। अब इक्विलिब्रेशन ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि पियाजे की थ्योरी में इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इक्विलिब्रेशन की जब हम डिटेल में जाते हैं तो इससे मुराद ये है कि हम जो है वो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जा रहे होते हैं। मींस कि हमें कुछ बच्चा जब किसी चीज़ को देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्लैरिटी की तरफ जाता है। उस क्लैरिटी की तरफ जाने के लिए उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बारे में आगे हम बात करेंगे, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बारे में। लेकिन इनिशियली अगर हम एक्विलिब्रेशन के बारे में देखें तो ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है, अडॉप्ट करने की एबिलिटी है। इससे जो बच्चा है वो इम्बैलेंस से बैलेंस पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो ये सिचुएशन जो है वो 4 मेन फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम पियाजे के जो आगे फर्दर नेक्स्ट पढ़ेंगे जो 4 इसके स्टेजेस हैं वो समझने में आसानी रहेगी। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, मैचुरेशन, इसको रिवीजन कर लेते हैं। मैचुरेशन का मतलब क्या है कि जो उसको विरासत में चीज़ें मिल रही हैं वहाँ से वो मैच्योरनेस ले रहा है। एक्सपीरियंस वो लेता है थ्रू एक्टिविटी करके, परफॉर्म करके। सोशल इंटरेक्शन का मतलब है उसकी इन्वायरमेंट उसके साथ कैसे लिंक्ड है। एक्विलिब्रेशन के मतलब ये है कि वो कैसे अपनी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपने आप को बैलेंस पोजीशन में लेके जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके जाता है। तो ये चीज़ को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसके 2 क्वेश्चंस हैं जो इसी से रिलेटेड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे। तो इसमें हेरिडिटी है, सोशल इंटरेक्शन है, ईगोसेंट्रिक स्पीच है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड है। तो इसमें अगर हेरिडिटी देखें तो विरासत की आगे अभी हमने बात की है, तो विरासत तो इन्वॉल्व होती है बच्चे की मैच्योरेशन में, उसके फैक्टर्स में मौजूद है। सोशल इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी मैंने कहा था कि ये ज़्यादा पियाजे इसके बारे में बात नहीं करता, इसको ज़्यादा सीरियसली जो है वो नहीं ले रहा होता। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच का केस ऐसा है कि उसमें बच्चा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, मींस कि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तो ज़ाहिर सी बात है एक बच्चा जो बिल्कुल छोटा है उसकी जो सोच है वो अपने तक ही लिमिटेड होती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच इसमें जो है वो वाकई लैंग्वेज डेवलपमेंट में इसका जो रोल है वो है। इसी तरह एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड, तो ये उसी में आ जाता है जो इसका सेकंड पॉइंट एक्सपीरियंस वाला हमने पढ़ा है कि बच्चा एक्टिविटी से लर्न करता है। तो हेरिडिटी भी, ईगोसेंट्रिक स्पीच भी, एक्टिव कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एक ही चीज़ बचती है फिर सोशल इंटरेक्शन। तो फिर सोशल इंटरेक्शन को पियाजे जो है वो अंडर एस्टिमेट करता है। वो कहता है कि ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन से नहीं सीखता बल्कि वो अपनी थिंकिंग पावर से सीखता है। उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट थिंकिंग पावर से होती है, जितना वो सोचता है उतना उसकी लैंग्वेज इम्प्रूव होती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये सही होगा। उसके बाद आगे हम देखें तो अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस्ड वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो वो कहता है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है कि जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है इन केस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पियाजे ने थ्योरी पेश की है। तो 4 ऑप्शन है, लैंग्वेज, सोशल एक्सपीरियंसेस, मैचुरेशन, एक्टिविटी। तो इसमें अगर हम आखिरी 3 पॉइंट देखें तो ये तीनों हमने इसके फैक्टर्स के अंदर पढ़े हैं। तो इसमें फिर एक ही ऑप्शन इसका जो है वो लैंग्वेज बचता है कि जो पियाजे है वो लैंग्वेज को ज़्यादा जो है इंटरफेयर नहीं कर रहा होता, ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। तो क्योंकि वो कहता है कि थिंकिंग पावर पहले है और उसके बाद जो है वो उसकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है और उसके बारे में फर्दर जो है वो सीखता है चीज़ों को। तो ये जितनी भी चीज़ें सीखने के लिए ना जब हम बात करते हैं तो बच्चे को जब एक चीज़
बच्चे को बता दी जाती है तो वो अपने जहन में उसको बिठा लेता है, और अगर वो चीज़ उससे हटा ली जाए ना तो फिर भी वो उसको पता होता है कि ये चीज़ मेरे सामने आई थी, फिर इसको हटा लिया गया, तो दोबारा जब वो चीज़ उसके सामने लाएंगे तो ऑलरेडी उसके दिमाग में वो चीज़ स्टोर होती है। तो ये जो दिमाग के अंदर स्टोर होने वाली चीज़ के लिए जो टर्म यहाँ यूज़ की जाती है ना, वो है स्कीमा। तो स्कीमा से मुराद वो उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, तो जो बच्चे के पास ऑलरेडी मौजूद है उसको हम एग्जिस्टिंग नॉलेज हम कहते हैं स्कीमा। और स्कीमा में इसके अगर हम डिटेल में जाएं, स्कीमा की डिटेल में अगर हम जाएं तो ये किसी भी बच्चे का जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर उसने एक पिक्चर ऑलरेडी बनाई होती है किसी भी चीज़ की, जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड पिक्चर कह सकते हैं, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, या स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको हम स्कीमा कहते हैं। तो इसके लिए फिर एक और आगे 2-3 टर्म्स हैं, उनको भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब क्या होता है कि एसिमिलेशन जो है वो बच्चे के जहन में होती है, मींस के एसिमिलेशन को अगर हम देखें तो ऐसी चीज़ जिसमें यकसानियत हो, एक जैसी जो होती है, मींस के ऐसी चीज़ के जो ऑलरेडी उस बच्चे को नाउन है। जैसे बच्चे को ये पता है कि बच्चे को हमने बता दिया कि ये कैट है, अब बच्चा क्या करता है कि उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है, इक्विलिब्रेशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये कैट है। उसके सामने जब भी वो आएगी वो फ़ौरन कहेगा कि ये कैट है। लेकिन अगर बच्चे के सामने जो है वो डॉग आ जाता है या कोई और एनिमल आ जाता है जिसके 4 फीट हैं, उसकी दुम है, ठीक है, तो लेकिन ये कि उसका साउंड डिफरेंट है, ये बात की बात है, लेकिन ये कि वो देखने में उस जैसा ही है, तो बच्चा क्या कहेगा कि ये भी कैट है। अब यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, वो जो इक्विलिब्रेशन का पोर्शन था अब वो डिसइक्विलिब्रियम हो गया, डिसइक्विलिब्रेशन हो गया। अब क्या है, वजह क्या बनी इसकी, न्यू सिचुएशन क्रिएट होगी। तो ये हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो एसिमिलेशन उसका पास्ट नॉलेज था, एक्विलिब्रेशन का मतलब ये है कि उसमें एक बैलेंस क्रिएट हो चुका था, लेकिन न्यू सिचुएशन आई और न्यू सिचुएशन की वजह से उसमें जो है वो एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। अब उस डिसइक्विलिब्रियम को ओवरकम करने के लिए वो बच्चा क्या करता है कि हम उसको ये बताते हैं कि ये डॉग है, मींस के वो जो कैट को भी, डॉग को भी कैट ही समझ रहा था, अब हमने उसमें इन्फॉर्मेशन को ऐड कर दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन की एडिशन को हम एकोमोडेशन कहते हैं। अब इस एकोमोडेशन के एडिशन के बाद क्या होता है कि ये दोबारा से वही प्रोसेस आ जाता है एसिमिलेशन, मींस कि अब बच्चे के पास फ़र्दर जो है वो इन्फॉर्मेशन आ गई है, उसने फ़र्दर इस चीज़ को सीख लिया है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल हम इसमें दे सकते हैं कि अब अगर बच्चे ने एक पेन देखा है तो बच्चे के जहन में है कि ये पेन है, इससे लिखा जाता है, लेकिन अगर हम उसके सामने मार्कर लेके जाएं तो वो मार्कर को भी पेन नहीं कहेगा, हालांकि देखा जाए तो लिखने में दोनों में डिफरेंस है। लेकिन क्या है कि उसके पास इन्फॉर्मेशन पेन की थी, हमने न्यू सिचुएशन क्रिएट कर दी, उसको मार्कर दिखा दिया, उसके जहन के अंदर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया। अब हमने उसको नॉलेज ऐड कर दिया, एडिशन कर दिया, जो एसिमिलेशन में एडिशन कर दिया नए नॉलेज का, तो इस प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन ये फिर एक साइंटिफिक टर्म भी है, वेरिएशन को कहते हैं एकोमोडेशन। जैसे हमारी आँख के अंदर जो है वो जो लेंस होता है, इसमें एकोमोडेशन का प्रोसेस भी होता है। एकोमोडेशन का मतलब है जब हम दूर की चीज़ों को या करीब की चीज़ों को देख रहे होते हैं तो इसकी फोकल लेंथ में वेरिएशन आती है, तो वो वेरिएशन असल में चीज़ों को क्लियर करने के लिए होती है। तो सेम इसी तरह एक जो छोटा बच्चा है उसके दिमाग के अंदर एक स्कीमा डेवलप हुआ है, उस स्कीमा को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी फ़र्दर इंफॉर्मेशन देते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करवाते हैं, और उस मॉडिफिकेशन के रिज़ल्ट में जो है बच्चा वो चीज़ एकोमोडेट करता है और रिज़ल्ट में वो नई चीज़ भी उसके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाती है। तो इसी तरह ये चीज़ जो है वो स्कीमा का जो कंसेप्ट है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, और इसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का प्रोसेस समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कि ये ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती रहती है और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो रिज़ल्ट में क्या होता है कि वो बच्चा और ज़्यादा चीज़ें लर्न करना शुरू कर देता है। अब इसकी एक एग्जांपल अगर हम पिक्चोरियल एग्जांपल देखें तो इसमें देखें मैंने एक एग्जांपल दी है कि एक बच्चा है, उसने उसके जहन में स्कीमा था कैट का। अब क्या हुआ कि उसने एक जो है वो कब देखा, शेर का बच्चा जो है वो देखा, तो
तो अब उसने उसको भी कहा कि ये भी कैट है, या फिर उसको बिग कैट का नाम दे दिया। लेकिन क्या है कि अब उसमें कैट की इन्फॉर्मेशन तो थी, लेकिन कब की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब एसिमिलेशन जो है उसकी एक्विलिब्रियम में थी, लेकिन जैसे ही उसने कब को देखा वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में चला गया। अब फर्दर हमने उसकी इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ ऐड कर दी कि ये कब है। अब इसका मतलब है कि एसिमिलेशन प्लस न्यू इन्फॉर्मेशन इज़ इक्वल टू एकोमोडेशन। तो उस एकोमोडेशन के रिज़ल्ट में जो न्यू स्कीमा है वो उसके दिमाग के अंदर डेवलप हो जाएगा। अब वो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकेगा कि कैट जो है वो एक जानवर है और जो कब है वो एक दूसरा जानवर है। तो इस तरह हम इस एग्जांपल से इस कॉन्सेप्ट को, एसिमिलेशन को और एकोमोडेशन को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम आते हैं इसकी स्टेजेस के ऊपर। तो ये मैंने एक पिक्चर ड्रा की है जिसमें एक बच्चा जो है वो कैसे ग्रो कर रहा है उसके बारे में बताया गया है कि पहले वो बिल्कुल इन्फेंसी एज में है। ये जो एज है ये ज़ीरो से अबाउट 2 तक है। उसके बाद फिर ये 2 to 6 और 7 है। इसी तरह ये जो है पहली जो है वो सेंसरी मोटर है, फिर प्री ऑपरेशनल है, फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेशनल है और उसके बाद एंड पे फॉर्मल ऑपरेशनल है। 7 to 11 इसके बाद ये 7 to 11 है या 12 है, और उसके बाद 12 से ऑनवर्ड जो उसकी अडल्ट हुड जो एज है 18-20 तक, वो इसमें ये कैटेगरी आ जाती है। तो इस तरह जो पियाजे ने जो कंसेप्ट दिया है वो ये 4 स्टेजेस का कंसेप्ट दिया है। अब हमने इसको अंडरस्टैंड 4 स्टेजेस के बेसिस पे करना है और फिर उसी की बेसिस पे हमने इसको याद भी करना है और इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी बनते हैं। अब हम आ जाते हैं पियाजे की स्टेजेस के ऊपर, जो इसने कम्प्लीटली ब्रीफ दिया हुआ है, इसके बारे में ब्रीफिंग दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो टिपिकल एज रेंज लिखी हुई है, बर्थ टू नियरली 2 years। ये इसकी पहली स्टेज है जिसको हम सेंसरी मोटर के नाम से याद करते हैं। सेंसरी मोटर जो है वो सेंस और मोटर 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सेंस का मतलब होता है हिस, उसकी एबिलिटी, उसकी सेल्फ एबिलिटी, काम करने की एबिलिटी या सुनने की एबिलिटी या देखने की एबिलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो सेंसरी मोटर जो है इसकी अगर हम नीचे स्टेटमेंट लाइन पढ़ें तो ये है एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शंस, लुकिंग, टचिंग, माउथिंग एंड गैस्पिंग। तो ये सारे ऑप्शन इसमें जो है वो इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और उसके बाद ये है कि जो सेंसरी मोटर है इसमें जो कंसेप्ट आता है कि इसमें बच्चा ये होता है कि चीज़ें देखने के बाद, देखने से उसके अंदर एक सोच डेवलप होती है। पहले वो चीज़ को देखता है, उसको टच करता है, कोई काम करता है, उसकी परमानेंस देखता है, वो चीज़ मौजूद है, उसके बाद जो है वो उसके बारे में कुछ सोचने की उसके अंदर एक एबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है। अब क्या होता है कि बच्चे जो है वो किसी भी चीज़ को जब तक देखते नहीं हैं वो उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। ये मीन्स कि ये एज ऐसी है कि इसमें जब तक बच्चा कोई चीज़ फिज़िकली देखेगा नहीं वो तब तक उसके दिमाग के अंदर कोई चीज़ ऐसी डेवलप नहीं होगी। और दूसरा इसमें ये होता है कि बच्चे के अंदर इमिटेशन का एक कंसेप्ट होता है, मतलब वो नकाली करने की कोशिश करता है। मीन्स कि उसमें छोटा बच्चा है वो दूध पीता है तो शक करने की एबिलिटी होती है, तो वो जो भी चीज़ हाथ में पकड़ता है वो उसको मुंह में लेके जाता है। मीन्स के ये उसकी एक रिपीटिशन, ये रिपीटेड ये कि उसका बिहेवियर होता है। तो अब उसके बिहेवियर के अंदर जो है वो चीज़ों को जो है वो करने के बाद जो है उसका रिज़ल्ट देखता है। वो मतलब उसको पता नहीं होता कि वो रिज़ल्ट उसका क्या होगा, लेकिन वो उसको कर गुजरने की जो है वो कैटेगरी में आ जाता है। इसके बाद इसके बारे में सेंसरी मोटर के केस में गोल ड्राइव बिहेवियर भी इसको हम कहते हैं, कि जिसमें जो बच्चा किसी चीज़ को करता है पहले और हर काम को करने की कोशिश करता है, किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करता है, तो ये चीज़ इसके अंदर जो है वो आ जाती है। अब ये इसी के अंदर उसकी बच्चे की मेमोरी भी डेवलप हो रही होती है। तो अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल उसकी कोई खिलौना वगैरह अगर हम उससे ले भी लेंगे ना, तो वो हो सकता है कि उसके लिए जो है वो रोएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो मेमोरी इतनी डेवलप नहीं हुई कि वो उस चीज़ को बारे में सोच सके और
कि मेरी कोई चीज़ जो है वो मुझसे कम है तो इसलिए। तो इसमें यह है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट जो है वो सेंसरी मोटर में आ जाता है। और स्ट्रेन एंजाइटी का मतलब भी यही है कि वो जो बच्चा है वो चीज़ों को उसकी परमानेंस या फिर उसकी सेंस जो है वो उसको मजबूर करती है कोई भी काम करने के लिए। उसके बाद इसकी जो सेकंड स्टेज है वो है प्री ऑपरेशनल, पियाजे की प्री ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल का जो केस है इसमें है कि रिप्रेजेंटिंग थिंग्स विद वर्ड्स एंड इमेजेस यूज इंट्यूटिव रेदर देन लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो ईगो सेंट्रिक जो कंसेप्ट है, जो इससे पहले हम पीछे बात कर रहे थे कि ईगो सेंट्रिक क्या है, कि बच्चा अपनी ज़ात जो है उसको प्रेफरेंस देता है। मीन्स कि वो किसी दूसरे की जो है वो बारे में सोचता नहीं है। मतलब कि वो ये कहता है कि ईगो सेंट्रिक का मतलब है कि जैसा वो सोच रहा है ना, सारे वैसे ही सोच रहे होंगे। तो इसलिए वो कहता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम जो है वो सारे पसंद भी कर रहे हैं और सबका नज़रिया ऐसे ही है कि जैसे मेरा अपना नज़रिया है। तो इसको हम ईगो सेंट्रिज्म भी कह सकते हैं। अब इसमें डेवलपिंग फिनोमेना में तो देखें पॉइंट लिखा हुआ है प्रिटेंड टू प्ले। प्रिटेंड प्ले मीन्स कि वो खेलने की कोशिश करता है और शो करता है कि जैसे वो कुछ चीज़ खेल रहा है। फिर ये है कि उससे कोई चीज़ ले ली जाए तो वो इस चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा फील करता है। उससे खिलौना अगर ले लिया जाए तो वो उसके लिए रोएगा उसके लिए। और ये उसकी स्टेज जो होती है उसमें लैंग्वेज भी डेवलप हो रही होती है, क्योंकि वो इंटरेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ और उस इंटरेक्शन के रिज़ल्ट में उसकी लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है वो बेहतर हो रही होती है। अब ये जो बच्चे का प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना, इस प्री ऑपरेशनल का मतलब है कि अभी बच्चे के जहन में कोई लॉजिक नहीं आए कि वो चीज़ों को लॉजिकली देख सके। मीन्स कि ये पहले से चलने वाला एक कॉन्सेप्ट है, इसमें अभी ये लॉजिक नहीं आया। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे कि अब अगर बच्चा एक चल रहा है जो 2 to 6 ईयर्स के दरमियान में है, तो उसको चलते हुए किसी बॉक्स से चोट लग जाती है, तो अगर आप उस बॉक्स को हिट करते हैं उसके सामने तो वो बच्चा खुश हो जाता है। तो उसको ये लगता है कि हर चीज़ जो है वो जानदार है और हम उसको जब मारेंगे तो उससे ये होगा कि उससे बदला ले लिया। तो यही इकोसेंट्रिक में भी ये चीज़ आती है। उसके बाद बच्चे का जो बिहेवियर है ये इंडक्टिव जो है होता है। मीन्स के वो हर चीज़ को ना खुद से तलक बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा बच्चे के अंदर इरिवर्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो भी पाया जाता है। जैसे जो 2 से 6 साल का बच्चा है उसको अगर हम किसी रास्ते में भेजेंगे तो वो हो सकता है कि वापसी का वो रास्ता भूल जाए, क्योंकि उसका इतना मेंटल अप्रोच नहीं होती कि वो मेंटल रेप्स मतलब रिपीटिशन नहीं कर सकता, वो इतनी उसकी एबिलिटी नहीं होती। तो इरिवर्सिबिलिटी। उसके बाद ये जो चोट लगने का कंसेप्ट है इसमें इस कंसेप्ट को एनिमिज़म कहते हैं। तो एनिमिज़म से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो प्री ऑपरेशनल जो कैटेगरी है उसके अंदर आएगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं इसकी कंक्रीट ऑपरेशनल के ऊपर। अब ये कंक्रीट ऑपरेशनल कंक्रीट जो है ऐसी चीज़ जिसको छुआ जा सके, जिसको देखा जा सके, जिसको फील किया जा सके, ये अब बच्चा इस स्टेज में चला गया। अब ये इसकी कंजर्वेशन माइंड इसके अंदर क्रिएट हो गया। अब कंजर्वेशन माइंड का मतलब क्या है इसको ज़रा सा देख लेते हैं। कंजर्वेशन माइंड का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, उसको फिर हमने उस वाटर को हमने पोर कर दिया किसी टब के अंदर, किसी बाउल के अंदर जो कि वाइड था, तो क्या होगा कि बच्चा ये कहेगा इन केस ऑफ प्री ऑपरेशनल, वो कहेगा कि जो बाउल में है वो पानी ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हालांकि वो ज़्यादा है नहीं। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल के केस में वो बच्चा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेगा, वो फ़ौरन बता देगा कि इसमें मौजूद पानी की मिकदार एक जैसी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह अगर हम बहुत सारी कॉइन्स जो है वो एक जगह पे इकट्ठी कर लें और फिर उसके बाद उनको फैला दें, तो जो प्री ऑपरेशनल के केस का बच्चा है 2 से 6 साल का, वो ये कहेगा कि ये जो फैली हुई कॉइन्स हैं ये ज़्यादा है और जो गट्ठी की हुई कॉइन्स हैं ये कम है। लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल के अंदर बच्चे के अंदर क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, वो लॉजिकली चीज़ों को थिंक करता है, ग्रैब करता है, एनालिसिस करता है, तो उसके बेस पे उसको फिर दूसरी बात यह है कि वो कंजर्वेटिव माइंड या कंजर्व करना शुरू कर देता है चीज़ों को। उसके बाद इसमें मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, कोई चीज़ों को मैथमेटिकली देख रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा है। वॉल्यूम के हवाले से वो कभी भी जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसको लेंथ का पता चल जाएगा कि कौन सी लेंथ स्मॉल है, कौन सी लेंथ लार्ज है, किसकी जो वॉल्यूम ज़्यादा है, किसका वॉल्यूम कम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो
जो है कंक्रीट ऑपरेशनल में आती है, जिसको हम पोस्ट ऑपरेशनल भी कहते हैं। यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशनल के नाम से ही आप इसको याद रखें। मैं पोस्ट ऑपरेशनल पहले कह रहा था, लेकिन ये कंक्रीट ऑपरेशनल इसको हम कह सकते हैं। अब ये जो कंक्रीट ऑपरेशनल है, ये कंजर्वेशन है, इसको हम कह सकते हैं रिवर्सिबल माइंड। जैसे मैंने इरिवर्सिबल की एग्जांपल दी कि प्री ऑपरेशनल के केस में बच्चा इरिवर्सिबल कंडीशन में नहीं होता, वो चीज़ों को भूल सकता है। लेकिन इन केस ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल बच्चे का जो माइंड है रिवर्सिबल होता है, इसलिए तो वो शेप और साइज़ के चेंज होने से फ़ौरन पहचान जाता है कि इसकी शेप चेंज हुई है, साइज़ चेंज हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट सेम क्वांटिटी के अंदर है। तो क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट की एबिलिटी है वो उसको जो है वो इजीली देख सकता है। हाँ, तो उसके बाद जो है इसकी फोर्थ जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल। अब फॉर्मल ऑपरेशनल में क्या होता है कि बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है, मतलब कि वो ऐसी चीज़ों को भी देख सकता है, सपोज कर सकता है कि जो उसके सामने मौजूद नहीं है। मीन्स के उसके पास एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आ जाता है, तो वो इतना मैच्योर हो जाता है कि जो चीज़ उसके सामने नहीं है, जैसे अब एक बच्चे को हम समझा रहे हैं कि ज़मीन गोल है और वो ऐसे सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, तो अब बच्चा क्या है, वो ये सारी चीज़ें होते हुए देख तो नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर एक लॉजिकल एक्सेप्टेंस क्रिएट हो गई है कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो एक्सेप्टेंस असल में उसकी फॉर्मल ऑपरेशनल आती है, और ये 12 ईयर्स के बाद अबाउट अडल्टहुड तक ये चीज़ जो है वो आगे चलती है। अब ये जो फॉर्मल होती है, इसमें बच्चा जो है वो इंडक्टिव भी होता है और डिडक्टिव भी होता है, चीज़ों को इंड्यूस भी कर सकता है और डिड्यूस भी कर सकता है। ये इसके अंदर जो है वो एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा इसमें क्लासिफिकेशन करने की एबिलिटी, ये तो ज़ाहिर सी बात है, एक जनरल चीज़ है कि चीज़ों को क्लासीफाई करना उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। और उसके बाद हाइपोथेटिक जो फ़र्ज़ी हम किसी चीज़ को फ़र्ज़ करते हैं, जैसे फ़र्ज़ किया हमने ये बच्चों को समझाने के लिए, तो वो उन लॉजिक को भी एक्सेप्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। बच्चे के अंदर ये एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है कि पियाजे प्रपोजेस दैट प्री ऑपरेशन चिल्ड्रन आर अनएबल टू कंजर्व द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस इनएबिलिटी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब ये जो हमने 4 जो पढ़े हैं फैक्टर्स, ये उसमें से किस पोर्शन में आता है। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थाट्स, प्री ऑपरेशन का केस हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो एक हिंट होता है, उसी हिंट के मुताबिक हमने MCQ में जो है वो राइट ऑप्शन को देखना होता है। अब ये प्री ऑपरेशनल की बात हो रही है, तो इसमें इरिवर्सिबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि इस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर बच्चा इरिवर्सिबिलिटी उसके अंदर होती है, उस चीज़ों को भूल सकता है। दूसरा इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। अब उसके पास हाइपोथेटिकल मतलब फ़र्ज़ी जो चीज़ें हैं वो उनको सपोज नहीं कर सकता प्री ऑपरेशन के केस वाला बच्चा। इसका मतलब है ये ऑप्शन तो गलत होगा। इसी तरह अगर हम उससे नेक्स्ट देखें, फेबल मीन्स के अफसाना बनाना, कोई अपने तरफ से कोई कहानी गढ़ लेना, तो ये भी प्री ऑपरेशन के केस में ये बच्चा नहीं कर सकता। और लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो इस केस में होती नहीं है, ये तो आती है आगे कंक्रीट में और उसके बाद फॉर्मल में। तो इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है जो कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थाट्स है, तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब फर्दर इसके बारे में एक और चार्ट भी बना हुआ है, इस चार्ट को भी आप याद रख सकते हैं। आपने दोबारा मैं रिवाइज़ करता हूँ कि 4 स्टेजेस हैं। फैक्टर्स को भी ठीक है याद रखें, लेकिन फैक्टर्स में कुछ डेफिनेशंस हैं एसिमुलेशन और अकोमोडेशन वाली, लेकिन जो मेन 4 फैक्टर्स हैं वो ये हैं। सेंसरी मोटर जो पैदा होने के बाद 2 साल तक, जिसके अंदर बच्चे की हिस्स जो है वो सुनने की, देखने की और महसूस करने की जो है वो हिस्स उसके अंदर आती है। प्री ऑपरेशनल का जो केस है वो 2 to 6 ईयर्स है या 7 ईयर्स है, और इसी तरह कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 है या 12 है, और फिर फार्मल ऑपरेशन जो है वो 12 से ऑनवर्ड अडल्ट की जो एज है, जिसमें जो है वो लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है। कंक्रीट में जो है वो एबिलिटी क्रिएट हो जाती है बच्चे के अंदर, वो चीज़ों को देख सकता है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकता है, शेप और साइज़ में कंफ्यूज नहीं होता। लेकिन प्री ऑपरेशन का जो केस है, अब आप देखें कि अगर हम इन सारी सिचुएशन को लेके जो है वो बच्चे को गाइड करते हैं और उसको समझाते हैं चीज़ों के बारे में,
कि हम एक टीचर को जब ये सारी सिचुएशन पता होगी तो वो अपने बच्चे की जो तरबियत है वो इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 5 साल के बच्चे को 8-9 साल की चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हर बच्चे को उसके एज के हिसाब से जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए। ये पियाजे का जो कंसेप्ट था, तो इसमें पियाजे की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बच्चों को एज वाइज डिवाइड कर रहे हैं। तो एजेस के बुनियाद पे ही हम बच्चों को हर स्टेज के ऊपर डिफरेंट तरीके से समझा सकते हैं। अब इसमें भी मैं एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ। सेंसरी मोटर का केस लिखा हुआ है, स्कीमा क्रिएटेड बाय चाइल्ड रीइंफोर्सिंग दैट ऑब्जेक्ट्स आर परमानेंट, जो उसको मजबूर करते हैं कि वो ऑलरेडी एक चीज़ उसके अंदर परमानेंट क्रिएट हो गई है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड डेवलप थ्रू सेंसरी एंड फिजिकल एक्सपेरिमेंटेशन, तो वो एक्टिविटी के बेस पे काम करता है और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। प्री ऑपरेशनल का जो केस है, इसमें बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिम्बल्स। अब वो क्या करता है, अपने सोशल इंटरेक्शन और थिंकिंग के बेस पे अपनी लैंग्वेज डेवलप करता है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दी जो है वो पियाजे ने। पियाजे ये कहता है कि थिंकिंग एबिलिटी से ही लैंग्वेज बच्चे के अंदर डेवलप होती है या सोशल इंटरेक्शन से होती है। उसके बाद बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। उसको ये लगता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही सब सोच रहे हैं और मेरी सोच ही सबसे बेहतर सोच है। उसके बाद डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन और मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन, मीन्स कि एक से ज़्यादा सिचुएशन को वो नहीं जो है वो समझ सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दी कैट की, कि वो कैट को जब देखता है और डॉग को देखता है वो तो कहता है दोनों कैट हैं, लेकिन वो एसिमिलेशन के केस में है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। हम उसकी इन्फॉर्मेशन में वो चीज़ ऐड करते हैं, एकोमोडेशन होता है और उसके बाद जाके उसको वो चीज़ डिफ्रेंशिएट करना समझ आता है। इसके बाद कंक्रीट ऑपरेशन के अंदर बच्चा 7 से 11 ईयर्स तक ऑर्डरिंग एंड क्लासीफाइंग बेस्ड ऑन अपीयरेंस। अब वो क्या करता है, चीज़ों को अपीयरेंस की बेस पे देख सकता है और क्लासीफाई कर सकता है। उसके बाद चीज़ों को नंबर्स को सीक्वेंस के साथ लिख सकता है। उसके अंदर जो है वो अपनी डेवलप करने की एबिलिटी क्रिएट हो जाती है और वो सिंपल जो ज्योमेट्री है, मैथ्स है, जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट हो जाता है। साइंटिफिक चीज़ें जिन्हें हम कहते हैं। फार्मल ऑपरेशन के केस में बच्चा जो है वो एक कंक्लूसिव जो है वो एज में चला जाता है। अब वो चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर अंदाज से सोच रहा और देख रहा होता है और उनकी लॉजिकल रीजनिंग जो है वो उसके बारे में जो है वो सोच रहा होता है। तो मींस कि वो एब्स्ट्रैक्ट जो नॉलेज होता है उसके ऊपर भी वो बिलीव करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। हम फर्दर जो है वो, क्योंकि आगे FPSC और PPSC के जो टेस्ट भी आ रहे हैं तो उस हवाले से मैं बहुत सारे MCQs जो हैं वो लेके आऊँगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ से आपको समझ नहीं आई आप इस हवाले से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और फर्दर जो है अगर आप इस हवाले से फ़र्दर कोई पॉइंट बता सकते हैं कि कहाँ से MCQs ज़्यादा आते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, तो उसके बारे में भी हम फर्दर आगे बात करेंगे। लेकिन इनिशियली अभी हम पियाजे की बात की है, फिर वाइगोत्स्की की बात करेंगे, कोलबर्ग की बात करेंगे, एरिक्सन की बात करेंगे। उन सब को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे और उसके बाद फिर हम कलेक्टिवली MCQs को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।